हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। यह भौतिकी के यांत्रिक चैप्टर का लेक्चर वीडियो है जिसमें यांत्रिक के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। आप लोग से मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ज़रूर प्रयोग कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। हम इसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। यहाँ पे कहा गया है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, यानी कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है ना। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता क्या करता है, तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, इस तरह का यह इसका कथन होगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तराजू की रीडिंग घटेगी। अगर व्यक्ति एक तराजू पर खड़ा है, वह गहरा सांस ले रहा है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन कार्य सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रन, ठीक है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली सिद्धांत है, तो प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रीकरण है। विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है, तो आयतन नहीं है, क्योंकि आयतन जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। उनमें कई प्रकार के डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, बल, इसमें सभी में क्या है, दिशा तथा परिणाम दोनों हैं। लेकिन हमारा आयतन में सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं है। ठीक है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है, तो विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन जो है एक परिणाम और डायरेक्शन को शो करता है कि 5 किलोमीटर दूरी दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में या इस दिशा में, तो क्या एक डायरेक्शन को शो करता है, या एक सीधी लाइन में, तो उसमें क्या है आपका परिणाम और दिशा दोनों है। इसलिए विस्थापन हमारा सदिश राशि हो जाएगा, लेकिन समय, चाल और दूरी हमारा अदिश राशि हो जाएगा। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि कौन सा है, तो संवेग है। संवेग हमारा एक सदिश राशि है। बाकी हमारा ऊर्जा, कार्य, दाब, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ के संवेग होता है mv और वेग होता है v, तो mv में v से हम डिवाइड करेंगे तो v कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, m बचेगा, तो m द्रव्यमान को कहते हैं, इसलिए हमारी इसका आंसर द्रव्यमान होगा। बल गुणनफल है। बल के गुणनफल किसका है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी, तो 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही नाश हो सकता है, यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही उसका नाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का यही क्या है, सिद्धांत है, यह आशय है। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवा केवल गतिज ऊर्जा में होते हैं, केवल गति करते रहते हैं, इसलिए उसको गतिज ऊर्जा में कहते हैं। ठीक है ना। वायु शक्ति, जिसको इंग्लिश में विंड पावर कहते हैं, यानी विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह क्या है, गतिज ऊर्जा है। यानी जो हवा जो विंड पावर है वो पावर क्या है, गतिज ऊर्जा में बदलता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है
उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जड़त्व है, क्योंकि न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया। पहला नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, और वह क्या है, अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे या बाहरी कोई अवरोध न लगे। तो इस प्रकार अपने प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना चाहती है। इस जस्ट लाइक जब हम ट्रेन में चलना प्रारंभ करते हैं तो हम अपने प्रारंभिक स्थिति को, यानी अपने स्पीड को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जब ट्रेन जब चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर क्या होता है, अचानक यानी झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। यानी क्या होता है, व्यक्ति तो विराम अवस्था में होता है, गाड़ी तो जैसे चलना शुरू करती है तो अब व्यक्ति चाहता है कि मैं विराम में ही रहूं, तो अपने विराम की स्थिति को बनाए रखना चाहती है, जिसके वजह से जब गाड़ी अचानक चलना पड़ती है तो व्यक्ति पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इसमें कथन दिया हुआ है, कथन ए में है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में हमारा कथन जो ए है, ये कथन ए हमारा सही है और कथन आर भी हमारा सही है, लेकिन कथन आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों कथन हमारा सही है लेकिन दोनों का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सही बात है। बर्फ में जो होता है, बर्फ क्या होता है, स्मूथ होता है। सड़क उतना स्मूथ नहीं होता है, सड़क रुखरुरा होता है, लेकिन बर्फ स्मूथ होता है। तो जो जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा उस पर फ्रिक्शन कम लगता है, घर्षण बल कम लगेगा। तो घर्षण बल जिस पर कम लगेगा उस पर चलना हमारा क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो सड़क की अपेक्षा बर्फ पर घर्षण यानी क्या होता है, बल बहुत कम होता है। यानी सड़क की अपेक्षा बल पर तो क्या होता है, बर्फ पर सड़क की अपेक्षा फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, जिसके वजह से व्यक्ति चलने में कम समर्थ होता है सड़क की अपेक्षा बर्फ पर। ठीक है ना, इस फैक्ट को हम दिमाग में रखेंगे। यहाँ दी हुई है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान करने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। हाँ, एक बार फर्स्ट में जो है घर्षण ज़्यादा लगता है, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा घर्षण लगता है, तो क्या होता है, हमको बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन जब गाड़ी चल पड़ती है तो हमको क्या होता है, घर्षण कम लगाना पड़ता है, घर्षण बल कम लगता है, ये गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, यानी एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, एकदम सही फैक्ट है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसका, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान के क्या होगा, 10 गुना हो जाएगा। जब हम मैथमेटिकली इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। इस वीडियो में हम इसलिए नहीं सोल्व कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल वाला चैप्टर को मैं एक सॉल्यूशन के साथ मैं अगला वीडियो निकालूंगा, जिसमें हर प्रकार के डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें जो है सिर्फ थ्योरेटिकली जानकारी लेना है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके हो तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। यानी कहने का अर्थ है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल दोनों की गतिज ऊर्जा अगर समान है और उस पर प्रत्येक पर समान अवरोध बल लगाया जाए तो दोनों एक्स वाई जेड दूरी पर रुकेंगे, यानी दोनों बराबर दूरी पर रुकेंगे। क्या होगा, दोनों बराबर दूरी पर रुकेंगे। सही बात है, यानी दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, दोनों पर अवरोध बल भी समान लगा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, इसलिए हमारा
ये सही होगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल क्या होगी, आर से कम होगी। देखिए, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, कार में है तो कार में बैठा है हुआ है तो क्या हुआ, विराम में ही हुआ ना। तो सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल आर लगता है। मानते हैं जब कार चलना प्रारंभ करती है तो एक होता है ना, जिस दिशा में चलेगी उस दिशा की कुछ विपरीत दिशा में उस पर अवरोध लगेंगे, ठीक है। जो प्रतिक्रिया बल क्या है, आर लग रही है। जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल क्या होगी, आर से कम लगेगी। जब समतल पर चलेगी तो क्या होगा, पहले की अपेक्षा उस पर प्रतिक्रिया बल कम लगेगी, ठीक है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, यानी परवलयी वक्र का आकार होगा, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि तेल से अंशतः भरा हुआ एक तेल टैंकर है जो समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तेल का जो मुक्त पृष्ठ एक परवलयी आकार होगा, यानी पैराबोलिक आकार का होगा, ठीक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहर की पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। ये 4 दिया हुआ है, तो इनमें से हम पे पता करना है कौन कौन सही है। तो देखिए, इसमें जो है 2 नंबर में दिया हुआ अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ये हमारा क्या है, ये सही कथन है। 3 नंबर में दिया हुआ बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी हमारा सही है। यानी 4 पहियों में से क्या होगा, 4 पहिया जो है अगर वृत्ताकार पथ पर मूव कर रही है तीव्र गति से तो क्या होगा, अंदर की तरफ पलट जाएगा, अंदर की तरफ उल्टेगा और बाहर की तरफ क्या होगा, फिसलेगा। इस तरह का उसमें एक्शन होगा, इस तरह का एक्टिविटी उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह हम फैक्ट को हम याद रखेंगे। उसके बाद है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, जहाँ v हमारे क्या है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा प्रारंभिक वेलोसिटी है, v हमारा अंतिम वेलोसिटी है, u हमारा प्रारंभिक वेलोसिटी है, और t हमारा समय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा त्वरण ज्ञात करने का ये हमारा सूत्र हुआ। और इस प्रकार से हमारा ये वीडियो बहुत छोटा रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से। तो इतना पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।